मेरे YouTube चैनल चौहान कादमा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 7th क्लास की एसएस की जो बुक है उसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो लगातार बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है उसमें जो प्लेटें जो होती हैं वो क्या करती हैं, गति कर जाती हैं। यानी कि एक दूसरे के या तो नज़दीक आती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं या एक दूसरे के एक साथ बराबर में से निकल जाती हैं। ये प्लेटें इस प्रकार इनकी गति होती है। या इसके अलावा हम ले लें तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, बहिर्जनिक अंतर्जनिक बल वगैरह लगते हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना या पवनों द्वारा या नदियों द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो लगातार बदलती जा रही है। उसको लेकर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है। स्थलमंडल जो होता है वो अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी कि हमारी जो महाद्वीप हैं, हमारे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, लेकिन प्लेटें 6 हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है हमारा, उसको एक प्लेट मान लिया गया है। इस प्रकार कौन कितनी प्लेटें हो गई, 6 प्लेटें। कौन कौन सी, अ, उत्तरी अमेरिका, इसको हम उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका तो महाद्वीप कहेंगे, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक अंटार्कटिका जो हमारा साउथ में जो सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ़ से बना हुआ एक महाद्वीप है जिसको हम प्लेट भी कहते हैं, यानी कि अंटार्कटिका प्लेट। ये 6 प्लेटें हैं जो क्या करती हैं, हमेशा गति करती रहती हैं। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेटें होती हैं हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष में कितनी चली जाती हैं, कुछ मिलीमीटर क्या कर जाती हैं, ये गति कर जाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। इसको मैं डायग्राम द्वारा आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो होता है उसके कारण ये गति करती हैं जो प्लेटें होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, यानी कि जो हमारा सर्कल होता है, वृत्त होता है, उस प्रकार ये मैग्मा क्या करता है, हमारी पृथ्वी धरातल के अंदर नीचे गति करता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो ये क्या है, ये एक हमारा जो स्थलमंडल है, ठीक है, स्थलमंडल है, अर्थ सरफेस, इसका ऊपर का जो पार्ट होगा वो अर्थ सरफेस। मान लो इसकी मोटाई जितनी भी है 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। यानी कि 5 किलोमीटर कहाँ पे होती है, जो सागरीय भाग होते हैं, और जो भूपर्वतीय हमारी उसकी, और जो स्थलीय जो भाग होते हैं वहाँ पे 35 किलोमीटर आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो अब हम जानते हैं ये हमारी क्या हो गई, भूपर्वतीय हो गई। फिर आती है मेंटल, फिर क्रोड आती है। तो मेंटल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मैग्मा होता है वो इस प्रकार क्या करता है, गति करता है। जो हमारा 8 होता है ना, अंग्रेजी में इंग्लिश में 8 बोल देते हैं, तो उसको लेटा देते हैं ना, एक तरह से तिरछा कर देते हैं, तो 8 उसकी तरह होता है। और इस तरह से ये क्या करता है, ये गति करता है, यानी कि ये ऐसे घूमता रहता है हमेशा ऐसे, ठीक है, ऐसे गति करता है। इसलिए क्या होगा, मान लो ये ऐसे यहाँ पे आ रहा, ऐसे यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो प्लेट को किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ। और जब ये घूम के नीचे आके इस तरफ आएगा, ऐसे इस तरफ, तो प्लेट इससे टकराएगा यहाँ पे, तो ये प्लेट किस तरफ जाएगी, इस तरफ। तो इन प्लेटों की गति एक दूसरे से दूर हो जाती है, किसके कारण, मैग्मा के कारण। और फिर क्या होती है, यानी कि ये गति कर जाती है, फिर बीच में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, ऐसी दरार। और उदरार के माध्यम से जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। जो हमारे दुर्बल जो स्थल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे दरार पड़ती है वो, और वो बाहर निकलता है, और फिर बाहर स्थलमंडल पे आके किसका रूप ले लेता है, कि ज्वालामुखी का, ठीक है। फिर ऐसे धूलकण जो भी हैं, गैस वाष्प वगैरह उससे निकलते रहते हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है।
यानी कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। यानी कि प्लेटें गति करेगी तो उसकी जो पृथ्वी की सतह है उस पर क्या आएगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ होती है। यानी कि मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन जो बताया था इस चैप्टर का, तो उसके अंदर बता दिया था कि वो कौन सी दो क्रियाएं होती हैं जिनके कारण क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर ये चेंज वगैरह जो होता रहता है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, अंतर्जनिक बल, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स, जो क्या करते हैं पृथ्वी के अंदर की तरफ लगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या आते हैं, या तो भूकंप आएगा या फिर क्या आएगी, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और वोल्केनो आते रहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। वो उससे क्या होता है, उनके कारण या तो अपर्दन होगा नदियों द्वारा, या फिर पवन द्वारा अपर्दन होगा, यानी कि इरोजन होता रहता है, और फिर वो जो भी अवसाद अपने साथ लेके जाती है उसको कहीं ना कहीं ले जाकर निक्षेपित कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। फिर बात करते हैं हम, अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। यानी कि अंतर्जनिक बल क्या होते हैं, आकस्मिक गति, अचानक से फटते हैं, यानी कि ज्वालामुखी हो गया, भूकंप आ गया, अचानक से आते हैं। ठीक है, और भूकंप को हम किससे मापते हैं, रिक्टर स्केल जो होता है हमारा, जो रिक्टर नामक व्यक्ति ने 1935 में उसकी स्थापना की थी। तो कभी धीमी गति से, यानी कि आकस्मिक गति से भी आते हैं और धीमी गति से भी। यानी कि कई बार ज्वालामुखी होते हैं, उसके कई प्रकार के टाइप्स के होते हैं। ठीक है, शांत ज्वालामुखी होता है, स्ट्रोम्बोली, बहुत से प्रकार के ज्वालामुखी, यानी शांत ज्वालामुखी बहुत धीरे धीरे फटता है, यानी कि अचानक से नहीं फटता है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आप सभी को पता है भूकंप और ज्वालामुखी जब आती हैं तो जान मान की हानि हो जाती है। खेती बाड़ी कर रखी है तो उसके ऊपर लावा वगैरह अगर परत चढ़ जाती है लावा की तो फसल खराब हो जाती है, इंसानों की मृत्यु हो जाती है, बिजली सुविधा वो ठप हो जाती है, या फिर अंडरग्राउंड जो पाइपलाइनें दाब रखी हैं वो टूट फूट जाती, गैस पाइपलाइन लगा लो या पानी की पाइपलाइन लगा लो, वो टूट जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर काफ़ी हानियाँ होती हैं। हम जानते हैं पृथ्वी की गतियाँ, सबसे पहले दे रखा है अंतर्जनिक बल, उसके बाद कौन सा दे रखा है, बहिर्जनिक बल। पहला कौन सा है, अंतर्जनिक बल, दूसरा कौन सा है, बहिर्जनिक बल। तो अंतर्जनिक बल में क्या होता है, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, यानी कि आकस्मिक बल में कौन से आते हैं, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, या भूस्खलन। भूस्खलन भूकंप ज्वालामुखी आपको पता है, भूस्खलन होता है यानी कि जो कोई पर्वतीय एरिया होता है तो वहाँ से जो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो भूकंप के कारण क्या हो जाते हैं, हलचल होने के कारण पृथ्वी में वो नीचे की ओर, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो होता है पृथ्वी के कारण उसके अंदर नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एक तरह से भूस्खलन, यानी कि भूमि क्या हो जाती है, खिसक जाती है एक तरह से, यानी कि भूस्खलन। ठीक है, फिर आता है पटल विरूपण बल, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें क्या होता है, पर्वत का निर्माण होने में जिसका बल लगता है, यानी कि दो प्लेटें जब टकराती हैं, जैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से, दो प्लेटें टकराएंगे तो बीच में एक वलन पड़ता है। ठीक है, जैसे एक प्लेट इस तरफ से आ रही है, एक प्लेट इस तरफ से आ रही है, तो ये टकराएंगे तो क्या होगा, वलन पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। हाँ, हम बात करें बहिर्जनिक बल में, इसमें अपर्दन और निक्षेपण, यानी कि इरोजन और डिपॉजिट करती हैं नदियाँ, क्या करती हैं, कोई भी स्थलमंडल उसका जो ऊपरी लेयर होती है उसको काट के ले आती है अपने साथ बहा के, और कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट कर देती है। उसके बाद हम बात करते हैं नदी बहना जल, यानी कि नदियाँ बहती हैं तो वही तो अपर्दन करेंगी, बहता जल जो होता है तेज बहाव में बहेगा तभी वो क्या करेगा, अपर्दन करेगा। फिर आता पवन। पवन भी क्या होती हैं, जब तेज गति से चलती हैं तो अपने साथ जो कंकर पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं या रेतीली मिट्टी होती है जो राजस्थान एरिया में देखी होगी, उसको उड़ा के अपने साथ ले जाती है और कहीं ना कहीं ले जाकर उसको क्या कर देती है, डिपॉजिट करती है। मान लीजिए पवन चल रही है, कंकर पत्थर ये उनको उठाएगी और कहीं ना कहीं ले जाकर डिपॉजिट कर देती है, जैसे टिब्बे बन जाते हैं कहीं ना कहीं राजस्थान में आपने देखे भी होंगे। उसके बाद समुद्री तरंगे। समुद्री तरंगे भी क्या करती हैं, अपर्दन वगैरह भी करती हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हिमनद, यानी कि हिमनद है, जैसे हिमनद किसको कहते हैं, जो नदी जिसके अंदर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ बहा के लेके जाती हो उसको हम हिमनद कहते हैं। ये कौन से होते हैं, बहिर्जनिक बन, यानी कि समुद्री तरंग, पवने, नदियों का बहना, अपर्दन होना, निक्षेपण होना और हिमनद ये पृथ्वी के ऊपर होते हैं, यानी कि ये
बाहर की यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर होते हैं, इसलिए इनको बहिर्जनिक बल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की गतियों में समुद्री तरंगे भी क्या करती हैं, योगदान देती हैं। हिमनद वगैरह हो गया, ये पृथ्वी की बाहरी जो सतह होती है उसके ऊपर बहिर्जनिक बल कार्य करते हैं, और पृथ्वी के अंदर की तरफ कौन से करते हैं, अंतर्जनिक बल कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमने बहिर्जनिक बल की बात की थी, तो उसमें जो समुद्री तरंगे जो होती है उससे अपरदन किस प्रकार होता है। मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए। मान लो ये कोई चट्टान थी, ठीक है, ये एक चट्टान है, कठोर चट्टान, जिससे क्या करती है, ये समुद्री तरंगे ऐसे आएंगी, ठीक है। ये किस पर होती हैं, यानी कि हमारे धरातल के ऊपर ही तो होती हैं ये समुद्र जब ऐसे तरंगे आएंगे तो इससे टकराएंगी, इससे टकराने के बाद क्या होगा, ये अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। ये अपरदन होकर कैसे हो जाएगी, ऐसे काट देंगे इनको, ठीक है, चट्टान को, क्योंकि ये टकरा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे टकराएंगे तो इसको काट देंगे, तो अपरदन होगा जो पृथ्वी की सतह यानी कि ऊपर की तरफ होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार अब हम किसकी बात करेंगे, जो हिमनद है। हिमनद कैसे अपरदन करती है, हिमनद जो होती है यानी कि ये एक नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे हिमनदी बह रही है, इसमें क्या बड़े बड़े वो हैं बर्फ़ के टुकड़े, ये क्या करते हैं, ये साइड का जो हिस्सा होता है नदियों को यहाँ टकराएंगे, देखो यहाँ पे मैं निशान जो कराया यहाँ पे टकराते हुए चलेंगे, टकराते हुए चलेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको काटते हुए चलेंगे, यानी कि अपरदन करते हुए चलेंगे। इसको हम बोलते हैं पार्श्विक अपरदन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक अपरदन। अब हम बात करते हैं, ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मैंने आपको ज्वालामुखी बना के दिखाई थी, ये ज्वालामुखी का डायग्राम भी इसके अंदर दे रखा, आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अंदर से जो पदार्थ निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है, आप देख रहे होंगे अच्छे से, इसके अंदर दिखा रखा है, ये देखो गैस और राख निकलती है। क्रेटर किसको कहते हैं, जो हमारी ज्वालामुखी का ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो मुख होता है, उसका छोटा जो भाग होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जब कई बार ये ज्वालामुखी अचानक से क्या होता है, कई बार ये रुक जाता है लावा से, जो बाहर निकलने के बाद मैग्मा को लावा कहते हैं, तो जो लावा होता है उसके कारण क्या हो जाता है, ये रुक जाता है, ये जो इसका मुख होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन कभी आने वाले समय में जब ज्वालामुखी अचानक से फटता है तो उसको ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये मान लो ये क्या हो जाएगा, ये उड़ जाता है, हवा में उड़ जाएगा, तो इसकी हाइट इतनी रह जाएगी, और फिर इसको हम क्या कहेंगे, कोल्डेरा। इसको हम क्या कहते हैं, कोल्डेरा। और जब ये देखो कई बार क्या होती हैं, इसको कमज़ोर परत जहीं पर भी मिल जाती है वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से भी लावा निकल रहा है, ये पाइप है, वोल्केनो पाइप, मेन तो जैसे यही होता है, लेकिन यहाँ से भी निकल रहा है, ये देखो ये निकल रहा, ये निकल रहा, तो इसको निकास यानी कि यहाँ से भी लावा निकल रहा है, ये क्या है, लावा, यानी कि बाहर निकलने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, लावा। ये हमारी प्रॉपर्टी मैंने समझाई दिया था। ये मेंटल, मेंटल के अंदर से यानी कि लावा निकलता रहता है। एक ये ज्वालामुखी का डायग्राम इसके अंदर भी अच्छे से दे रखा है। अब हम बात करते हैं, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के स्तर पर कंपन होती है। यानी कि जब स्थलमंडलीय प्लेट क्या करती है, गति करेंगी तो पृथ्वी क्या होगी, कांप उठती है, यानी कि उसमें कंपन उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम भूकंप करते हैं। यानी कि पृथ्वी का कांपना क्या होता है, भूकंप। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। आप सभी को पता है जब प्लेटें हैं जो ये घूमेंगी तो पृथ्वी जितनी भी है गोल है पृथ्वी, आप सभी को पता है, गेंद की तरह, तो उस प्रकार वो क्या होंगी, उसके पृथ्वी के चारों तरफ क्या होंगी, कंपन उत्पन्न हो जाती है इस गति के कारण। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। मैंने अभी बता दिया था, पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, यानी कि भूप्रपट्टी के नीचे, हम भूप्रपट्टी के नीचे की बात करें हैं, वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। यानी कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा, भूप्रपट्टी के नीचे जहाँ भी भूकंप उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र, यानी वहां से उद्गम हो रहा उसका, ठीक है। उद्गम केंद्र के भूस्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि डायग्राम के हिसाब से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लो ये हमारी भूप्रपट्टी, ठीक है, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र, ठीक है। इसके बाद ये जहाँ भी पहले ऐसे पहुँच गया, मान लो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे यहाँ पे सबसे पहले पहुँच गया, तो इसको हम क्या कहेंगे,
अधिकेंद्र, ठीक, क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, यानी कि अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर क्या होती है, तरंगों के रूप में गमन करती है, यानी कि तरंगे आपने देखी होंगी किस प्रकार होती है, तरंगों के रूप में गमन करती है, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यानी कि जो अधिकेंद्र के निकटतम भाग हो गए उसमें क्या होगा, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी कभी भी तरंगे चलती हैं तो उसका प्रभाव निकटतम जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे समुद्री भाव दूर दूर चला, जैसे ही दूर तक जाता है तो उसका भाव कम हो जाता है। उसी प्रकार भूकंप क्या करती हैं, नज़दीक के जो भाग पड़ते हैं उसको हानि ज़्यादा पहुँचाती हैं, और दूर के जो होते हैं उनको कम पहुंचाती हैं। एवं अधिकतर दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसे मैंने अभी बताया उसकी तीव्रता जो होती है, उसकी गति होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण दूर वाले जो क्षेत्रों में हानि होती है वो कम होती है। अब प्यारे बच्चों आप इस डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं, या मैंने जो डायग्राम बना दिया था वैसा ही है। देखो जहाँ भूकंप उत्पन्न हो रहा है वहाँ उसको हम क्या कर रहे हैं, अधिकेंद्र। ये देखिए ये रहा उद्गम केंद्र, जैसे ये उद्गम केंद्र है, ठीक है, मेंटल के अंदर जहाँ पे भूकंप, भूपृष्ठ के नीचे जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, अधिकेंद्र, ठीक है। ये जो भूकंप उत्पन्न होता है उसका डायग्राम है। अब हम समझते हैं भूकंप की भविष्यवाणी को लेकर। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। यानी कि हमें पता नहीं होता जैसे भूकंप कब आएगा, लेकिन अगर इसकी भविष्यवाणी कर ली जाए और उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, इसके एग्जाम्पल समझो आप अच्छे से। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि जानवर जो होते हैं वो इधर उधर भागने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उन्हें पता लगने लग जाता है कि भूकंप जैसे कंपन सी उत्पन्न हो रही है, उससे कुछ हलचल महसूस हो रही है, तो वो इधर उधर भागने लग जाएंगे। तालाब में मछलियाँ उत्तेजना, यानी कि तालाब में मछलियाँ वो तेज़ी से इधर उधर घूमेंगी, ठीक है। सांपों के धरातल पर आना, यानी कि सांप वो पृथ्वी के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है, इसलिए हम उसके बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे या तो हम घरों में हैं तो खुले क्षेत्र में चले जाएंगे, या घर के अंदर ही हैं कोई बेंच रखी है उसके नीचे कोने में छुप जाएंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, भूकंप से बचाव कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक गुजरात का उदाहरण दे रखा है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप, भीषण भूकंप, यानी कि जो रिक्टर स्केल है जो मैंने बताया था रिक्टर ने बनाया था 1935 में, तो 6.9 यानी कि 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप वहाँ पे दर्ज किया गया था। 2001 में 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में, यानी कि गुजरात के अंदर ये भूकंप आया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। यानी कि 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो उस दिन गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा था गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे 971 छात्र और 31 शिक्षकों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, ठीक है। भुज की तबाही और क्या हुई थी, फोन लाइनें, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। यानी कि फ़ोन की लाइनें जो होती हैं, आपने पहले देखा होगा लैंडलाइन जो फ़ोन होते थे उनकी लाइनें होती थी। जल पाइपलाइन, यानी कि गैस के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है, जल के लिए जैसे हमारे घरों में सप्लाई होता है पानी, देखा होगा पाइपलाइन। विद्युत स्टेशन जहाँ से बिजली वगैरह स्टेशन वगैरह होते हैं विद्युत बिजली बनाने के। संचार लाइनें, यानी कि जो भी हम संचार लाइनें आती हैं, जैसे फ़ोन मिलाना है, संचार के जो भी साधन होते हैं, ठीक है, टीवी रेडियो जो भी है, उसके जो लाइनें थी वो अवरोधित हो गई थी, यानी कि तबाह हो गई थी एक तरह से। फिर इसके अंदर शहर में आग, यानी कि चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थलों पर आग लग गई थी। यानी कि वहाँ पे जो अंगीठी वगैरह जो होती है आपने देखी होगी, आग वगैरह या चारकोल जो होता है, तो वहाँ कोई स्टेशन रहा होगा इनका, तो उसके पलटने के कारण क्या हो गया था, वहाँ पे आग भी लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा, यानी कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। यानी कि भूकंप आया था तो वहाँ पे उसने क्या कर दी थी, राष्ट्रपति ने आपातकालीन की घोषणा। मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील, यानी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। यानी कि जो गुजरात सरकार, यानी कि वो तो एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई,
तो उसने किससे सहायता मांगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि सहायता मांगी कि वो लोगों की सहायता कर सके। आप इसके अंदर देख सकते हैं भूकंप से बचाव के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। सुरक्षित स्थान, यानी कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे मैंने बता ही दिया था, दीवार के अंदरूनी कोने ये भी मैंने बता दिया था। सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, इनसे दूर रहे। आग वाले स्थान, क्योंकि आग होती है वो क्या होती है, भूकंप या हलचल होने से फैल जाएगी और फिर उसकी चपेट में हम आ सकते हैं, इसलिए आग से दूर रहें। चिमनी के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चिमनी वगैरह होती है उसके टूटने फूटने का खतरा रहता है, इसलिए चिमनी के आसपास नहीं रहना चाहिए। यानी कि इसमें बता भी रखा चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, इसमें खिड़कियां भी दे रखी हैं, चिमनियां भी टूट जाती है और खिड़कियां भी होती है वो टूट जाती है, इसलिए उनके पास भी नहीं रहना चाहिए। दर्पण है वो तस्वीर फ्रेम से, क्योंकि तस्वीर हो जाती है वो गिर जाएगी कंपन के कारण, या दर्पण जो भी शीशा होता है वो गिरने के कारण हमें चोट पहुंच सकती है। एक कारण, एक और इसमें रीजन ये है, पहले से तैयारी रहे। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। यानी कि अगर हम जो सांप वगैरह थे, मछलियाँ वगैरह थी, ठीक है, या जानवर इधर उधर भाग रहे थे, उनकी एक्टिविटी हम देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, और हम क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, अपने परिवार को या अपने जो भी दोस्त हैं उनको बोलेंगे कि भूकंप आने वाला है, तो हम एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। फिर आता है मुख्य स्थलाकृतियाँ। क्या आती फिर? मुख्य स्थलाकृतियाँ। इसके अंदर पढ़ेंगे, अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ठीक है, यानी कि अपक्षय और अपर्दक नामक दो क्रियाएं जो होती है उससे कोई भी दृश्य, यानी कि भूमि के ऊपर कोई भी दृश्य हम देख रहे हैं वो लगातार क्या हो जाता है, विघटित होता जाता है, यानी कि एक तरह से बदल ही जाता है। यानी कि कहीं टीला था तो पवन या पवन ने उसका क्या कर दिया, मान लो अपर्दन कर दिया, और कहीं और ले जाकर उसको डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, इरोजन करने के बाद कहीं और की उसको क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो भूमि थी उसमें देखने में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी चट्टान है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर ये चट्टान थी, इस पर क्या होता है, ये लंबे समय के बाद ये चट्टान मान लो यहीं पे रहेगी हमेशा, तो क्या होता है, सूर्य का टेम्परेचर इस पे पड़ता है, सन की रेडिएशन पड़ेगी, तो ये कमज़ोर होती चली जाएगी, या पवन द्वारा ऐसे अपर्दन होगा तो ये क्या होगी, अपने स्थान पर टूटती फूटती रहेगी, उसी को हम अपक्षय कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय में यही अंतर था। अपर्दन क्या होता है, चट्टाने जैसे अपर्दन होगा, जैसे भूमि का अपर्दन हो रहा है तो नदी लगा लो, पवन लगा लो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है उसको। ठीक है, अपर्दन हुए जो भी पदार्थ होते हैं उनको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। लेकिन अपक्षय में क्या होता है, अपक्षय के अंदर चट्टाने जो होती है वो एक स्थान पर टूटती फूटती रहती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। या तो पवनों के द्वारा होगा टूटने से, इसमें क्या हो जाता है, फिर ये चट्टाने जैसे मान लो ये ऐसी थी, फिर ये चट्टाने कैसी हो जाएंगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, अपर्दन, ये छत्रक की आकृति बन जाती है। या सूर्य से क्या होती है, चट्टान कमज़ोर हो जाती है लंबे समय अंतराल के बाद। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, टूटनी फूटनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा घरों में जैसे मकान बनाते हैं तो ईंटों में नूनी लग जाती है, यानी लंबे समय अंतराल के बाद चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए वो क्या होती है, टूटती फूटती रहती है अपने स्थान पर, जिसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय। फिर आता है भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी कि अभी अभी मैंने बताया जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो जल बह रहा है, पवनें बह रही हैं या हिम नदियाँ बह रही हैं, उससे हिम नदी से मैंने पार्श्विक का अपर्दन बताया। पवनें और जो नदियाँ का जल होता है, नदियों का जल, वो क्या करता है, तेज़ गति से चलती हैं पवनें या जल, तो वो कटाव करती हैं, अर्थ सरफेस जो हमारी होती है उसका ऊपरी परत का कटाव करती हैं, और उसको कटाव करके किसी दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे नदियाँ जलोढ़ मिट्टी बहा के लेके आती है, आपने देखा होगा हमारा जो हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में जो मैदानी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। पवनों द्वारा आपने राजस्थान में देखा होगा, मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, जैसे नदियाँ ये बह रही हैं, ठीक है, तो ये जो भी चट्टान हो उसको नीचे से अपर्दन करेगी, अपने अपने नीचे के हिस्से में कटाव तो करेगी और उसको ले जाकर कहीं पर डिपॉजिट करते हैं। आपने देखा होगा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो अवसाद बहा के लेके जाया जाता है वो
हमारे बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाती है वहाँ पे, तो क्या बन जाता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, मान लो पवन की, तो ये एक मान लो टिब्बा था, तो पवन चलेंगे तो ये रेत उड़ जाएगा यहाँ से, फिर कहीं और ले जाकर इसका निर्माण कर देगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये यहाँ पे आके बन जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि अपर्दन होगा एक स्थान से और दूसरे स्थान पे उसको क्या कर देंगे, निक्षेपित कर देंगे। अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न शिलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि आपको पता है सुंदरबन डेल्टा मैंने बताया, उसका निर्माण हो गया, या फिर टिब्बे का निर्माण हो गया। ठीक है, जो मैंने अभी अभी राजस्थान का ये बताया था और बंगाल की खाड़ी का जो एग्जाम्पल आपको बताया था। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा और राजस्थान में क्या बताया था, टिब्बे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी इसलिए हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आकृतियाँ होती है वो बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, यानी कि मैंने अभी भी बताया, जो हमारी जो अर्थ सरफेस होती है, जो उसको हम देख रहे हैं, जो ऊपर की परत है भूप्रपट्टी की, उसका क्या होता है, अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े डाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े डाल वाली घाटी से में गिरती है तो वह जलप्रपात कहलाती है। एग्जाम्पल आपको देखिए, डायग्राम बता ही रखा है। ये क्या होती है, मान लो ये चट्टान जो थी, ऊपर की जो चट्टान थी कमज़ोर थी, इसलिए इसने अपर्दन कर दिया, लेकिन ये नीचे की जो परत है ये क्या है, कठोर, इसलिए ये क्या करता रहेगा, पानी इसका तो अपर्दन कर देगा और यहाँ से इस तरफ पड़ गिरता रहेगा, नीचे की तरफ गिरता रहेगा जल, तो इसको हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। यानी कि पानी का कोई भी कठोर सेल है तो ऊंचाई की तरफ से नीचे की ओर गिरना, जैसे आपने झरने देखे होंगे, तो ऊंचाई की तरफ नीचे की तरफ गिरना क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब कोई नदी होती है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये देखिए डायग्राम दे रखा है। जब क्या होती है, नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो ढलान वगैरह जिस तरफ होंगे उस तरफ ही मुड़ जाती है, जैसे कभी ऐसी मुड़ गई, कभी ऐसी मुड़ गई, कभी ऐसी, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्प आकृति। यानी कि नदियाँ जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मुड़ मुड़ कर बहती हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, विसर्प। ये देखिए इसमें नाम भी दे रखा विसर्प। ठीक है, विसर्प के नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एक निक्षेपण शुरू हो जाता है। यानी कि जो ये विसर्प बने हुए हैं, यानी कि ये घुमावदार जो बना हुआ है, ठीक है, इनके किनारों पर लगातार अपर्दन होता है, अब निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिससे क्या बनाते हैं, लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। यानी कि ये जो लूप होती है इनके सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, जिसे चाप झील कहते हैं। यानी कि जैसे इसके अंदर ये दे रखा है, ये जो होता है क्या होता है, नदी जब ऐसे आती तो यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे घूमेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अपर्दन होगा। ठीक है, इस तरह से अपर्दन होने के कारण क्या हो जाता है, एक यहाँ पे जैसे ये बना रखी देखो इस टाइप की, इस प्रकार की एक यहाँ पे एक झील बन जाएगी। ठीक है, उसमें पानी अगर इकट्ठा हो जाता है झील में, यानी कि अपर्दन होगा तो ये पानी ऐसे निकल जाता है, ये पानी तो ऐसे निकल गया, लेकिन ये पानी इधर भी आकर इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे एक अलग झील बन जाती है। ठीक है, आपको डायग्राम द्वारा मैंने बता दी, इसको हम क्या कहते हैं, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लग जाती है, यानी कई बार क्या होता है, नदियों का पानी ज़्यादा हो जाता है तो अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मान लो नदी बह रही है, ठीक है, तो क्या होता है, इसके जो किनारे होते हैं, जिसका जो लेवल होता है किसी भी नदी का, यानी कि नहरें वगैरह आपने देखी होंगी, अगर नहरों का पानी जितनी उसकी वो उसका लेवल है नहर का, उससे ज़्यादा पानी अगर हो जाएगा तो वो क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगा। इसी प्रकार नदियों का है, अगर नदियों का पानी बाहर की तरफ निकलेगा तो वो गाँव में ऐसे चले जाएगा, गाँव में चले जाएगा तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। गाँव में लगा लो या किसी भी एरिया में पानी जा रहा है तो वहाँ पर पानी भर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाढ़। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थ का निक्षेपण हो जाती है। यानी कि जो मिट्टी बहा के लेके आई थी अपने साथ, जो भी नदी थी, ठीक है, तो वो उस मिट्टी क्या करेगी, पानी के साथ बाहर निकल जाएगी, तो वहाँ पे वो क्या कर देगी, निक्षेपण। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। यानी कि ये जो मिट्टी या कंकर पत्थर थी उनको हम क्या कहते हैं, अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। यानी कि इससे क्या हो जाता है, जो मिट्टी अपने साथ बहा के लेके आई थी उसको डिपॉजिट कर देती है, यानी कि निक्षेपित कर देती है,
तो उससे वहाँ पे एक बाढ़ग्रहित मैदान यानी कि बाढ़ से लेके आई गई जो अवसाद थे उसके निक्षेपण से बाढ़ग्रहित मैदान का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, यानी कि एक समतल मैदान बन जाता है। जैसे हमारा ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह जलोढ़ मिट्टी को डिपॉजिट करते हैं तो वो उपजाऊ होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी कि नदी के क्या है, उत्थित तट, जो उत्थित तट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तटबंध। यानी कि तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपने तट देखे होंगे कहीं पर समुद्र वगैरह गोवा वगैरह में देखने के गए होंगे तो वो सागरों के होते हैं, लेकिन नदियों के जो उत्थित तट होते हैं उनको क्या कहते हैं, तटबंध। जिस प्रकार मान लीजिए नदी बह रही थी, इसके उत्थित जो तट होंगे ये, इसको हम क्या कहेंगे, तटबंध। ठीक है। अब हम बात करते हैं समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि जब समुद्र तक ये पहुंचती है नदी, मान लो ये यहाँ से निकली थी, ये मान लो समुद्र, तो ये धीमी गति हो जाती है और कई भागों में ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, एक जाली का रूप धारण कर लेती है। ठीक है। तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। मैंने आपको बता ही दिया, नदी जो वो अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, आप समझिए अच्छे से। नदी जब अपने स्थान से निकली तो ये देखो अनेक धाराओं में बहने स्टार्ट हो गई ऐसे, ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, सागर या समुद्र है कोई, इसको हम वितरिका कहते हैं। डायग्राम द्वारा आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लग जाती है, यानी कि कोई भी जो अवसाद साथ बहा के लेके आई थी, मिट्टी या कंकर पत्थर, उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, यानी इनका जो मुहाना होता है वो अलग अलग हो जाता है। वितरिका यानी कि अलग अलग होगी तो इनका मुहाना, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, यानी कि मुहाना जो होगा इनका अलग अलग हो जाता है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था सुंदरबन डेल्टा का, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये क्या करती हैं, ये समुद्र में जब गिरते हैं अवसाद तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे क्या बन जाते हैं, डाल सा टिब्बा सा बन जाता है, यानी कि कंकर पत्थर या जो भी अवसाद उससे, तो क्या करते हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा किस आकृति का होता है, इस प्रकार एक डेल्टा होता है समुद्र के अंदर, इसलिए इसको हम इस डेल्टा का नाम, जिसने हेरोडोटस था जो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उसने इसका नाम दिया था। अब हम बात करते हैं समुद्री तरंगे के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या जो समुद्री तरंगे होती है वो क्या क्या कार्य करती हैं। तो समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनती है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जो चट्टान होती है उसमें स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, यानी कि ये देखिए आप डायग्राम में दे भी रखा है, ये ऐसे समुद्री तरंगे ऐसे टकराती रहती हैं इनसे, चट्टानों से। तो इससे क्या क्या आकृति बनती है अब समझिए, जिससे दरार विकसित होती है। यानी कि एक तो जो मैंने पहले भी बता दिया था, चट्टानों से टकराने से अपर्दन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चट्टान थी, पहले यहाँ पे कोई चट्टान थी, लेकिन क्या हो गया, ऐसे टकराई जब तरंगे तो यहाँ पे इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस प्रकार बिल्कुल ये क्या कर दिया, यहाँ पे जो हिस्सा था उसको ख़त्म कर दिया सेलोसिटी, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती चली जाती है, यानी कि ये पहले तो कम थी, फिर क्या हो गई, मान लो पहले ये इतनी पतली दरार थी, लेकिन धीरे धीरे फिर अपर्दन होता गया, जिसको हम पार्श्विक अपर्दन भी कहते हैं, यानी कि फिर यहाँ से पानी निकलेगा तो अपर्दन तो करेगा ही चट्टानों का, तो ये चौड़ी होती चली जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम दे रखा है, समुद्री गुफा, ये देखिए इसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि ये पहले तो दरार थोड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर पानी का और टकराव हुआ तो ये चौड़ी होती चली गई, जिसको हम क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, यानी कि जब ये बड़ी हो जाती हैं, ये गुफाएं बड़ी हो जाती हैं, ऐसे देखिए ऐसे अपर्दन होता गया, यहाँ तक अपर्दन हो गया चट्टान का, तो इसकी छत सी बच जाती है, ऊपर क्या बच जाती है, छत बच जाती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ये देखिए ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, तटीय मेहराब, यानी कि अपर्दन ज़्यादा हो गया, पहले कम था, इस यहाँ पे कम था आप देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आके ये ज़्यादा हो गया, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। लगातार अपर्दन छत को भी चौड़ा कर देते हैं और केवल दीवारें बच जाती हैं, यानी कि यह अपर्दन लगातार होता रहता है, और भी क्या होता है, ये जो रोल सा आप देख रहे हैं सर्कल, ये और भी चौड़ा हो जाता है, यानी कि इतना हो जाता है। ठीक है, ये और भी चौड़ा होता स्टार्ट हो जाता है अपर्दन लगातार जब होता रहता है।
जिससे तटीय मेहराब मैंने बताई दी, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, यानी कि अपरदन होता गया तो ये छत भी धीरे धीरे यहाँ से क्या खत्म हो जाएगी, केवल दीवारें बच जाती हैं, यानी कि स्टैक बचा हुआ है। दीवार जैसी इस आकृति को स्टैक कहते हैं। ये देखिए, अगर ये भी अपरदन होता गया, मान लो, आप अच्छे से समझिए, जैसे मान लो ये जो अपरदन हो रहा था ये बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया, तो मान लो ये इस साइड की एक चट्टान बच गई, इस साइड की एक चट्टान बच, जिस प्रकार ये बची हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्च शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री भृंगु। समुद्री जल के ऊपर लगभग, यानी कि समुद्र का जो जल था उसके लगभग ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्च शैलीय तटों को, यानी कि ऊंचे हुए कुछ भी शैलीय तट हैं इससे लगते टच होते हुए, उच्च शैलीय जो तट हैं इससे लगते हुए समुद्र से ऊंचा बताया गया है, यानी कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उठते हुए जो शैलीय तटों को हम क्या कहते हैं? समुद्री भृंगु कहते हैं। इन्हीं समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, यानी कि क्या करती हैं, जो समुद्री अपने साथ जो भी कंकर पत्थर है जो भी बहा के लेके आई, कटाव किया, यानी कि वो उसको डिपॉजिट तो करेंगी वो किनारों पर। ये जो किनारे, समुद्र के किनारे जो आपने देखे होंगे, समुद्र जो होता है उसके किनारे होते हैं। मान लो ये समुद्र है कोई, इसका जो ये किनारा है, ये समुद्र है, इसका किनारा यहाँ पे अवसाद जमा कर देती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? समुद्री पुलिन। तो उसका समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अब आता है हिमनद के कार्य। आपने देखे होगी, जो भी नदी, यानी कि नदी लगा लो कोई भी, उसमें अगर बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े, यानी कि बर्फ़ बह रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, यानी कि जो हिमनद बहती है, एक तो ये जैसे मान लो हिमनद ऐसे, इसमें से हिमनद बह रही है ऐसे, ठीक है, ये नहर लगा लो, नहर के रूप में ये जो है ऐसी होती है। तो या तो ये अपरदन यहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी और नीचे से करेगी। ठीक है, ये इस प्रकार क्या कर देती हैं? अपरदन करती हैं। और गोलाश्मी मिट्टियाँ पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। और जो गोलाश्मी मिट्टी पत्थरों से क्या करती है, यानी इसके अंदर पत्थर वगैरह होते हैं, या गोलाश्मी जो मिट्टी थी उससे भूदृश्य का क्या करती है? अपरदन करती है। यानी कि पहले इसने क्या किया? हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानी गोलाश्मी मिट्टी का, ठीक है, अपने नीचे जो मिट्टी थी उसका अपरदन किया, पत्थरों को भी अपरदन कर दिया। ठीक है, साथ साथ फिर जो गोलाश में मिट्टी और जो पत्थर थे उन्होंने भूदृश्य का अपरदन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो हम जिस देश हमारी जो अर्थ सरफेस उसको हम देख सकते हैं आंखों से, भूदृश्य जो होते हैं उसको अपरदन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे नदियाँ करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। आपको पता होगा, जो नदी होती है, जो नदी तो वी आकार घाटी का निर्माण करती है, और ये क्या करती हैं? यू आकार घाटी बनाती हैं अपने जो जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, युवा अवस्था जब होती है इसकी, तो जब ये गिरती है तो ये यू आकार घाटी का निर्माण करती है हिम नदी, और जो नदियाँ होती है वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। तो ये क्या करती हैं? हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। गर्त क्या होते हैं? कोई खाई होती है उसको हम गर्ती बोलते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र थे, मान लो यहाँ पे पर्वत था, तो यहाँ पे क्या हुआ? बर्फ पिघल गई और जाके किस में चली जाएगी? उन गर्तों में, और ये गर्त क्या हो जाएंगे? पानी से भर जाते हैं और वो एक सुंदर झील बन जाती है। यानी कि इसमें पानी आपको दिखेगा भरा हुआ, तो एक झील आपने देखी होगी कोई भी, चाप झील मैंने बताई थी, जैसे इसमें पानी भरा था, एक गहरा मतलब गड्ढा था, इसमें पानी भर गया तो ये क्या बन गई? एक झील बन गई। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, आपने बताया थे, छोटे छोटे कंकर पत्थर, रेत, ठीक है, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती रहती है, यानी कि जो भी ये कंकर पत्थर बहा के लेके आती हैं तो कहीं ना कहीं ले जाकर इसकी जब गति धीमी होती थी उसको क्या कर देती हैं? निक्षेपित कर देती हैं, यानी कहीं ना कहीं ले जाकर ये उसको बिछा देती हैं। मान लो ऐसे कंकर पत्थर बहा के लेके आ रही है कोई भी हिमनद, तो कहीं ना कहीं ले जाकर उन कंकर पत्थरों का वो क्या करेगी? डिपॉजिट कर देती है, जैसे नदियाँ करती हैं डिपॉजिट, जिससे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ था, इसी प्रकार ये क्या कर देती है? उसका डिपॉजिट कर देती हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करते हैं? जब ये निक्षेप हो जाते हैं, यानी कि ये जब ये कोई भी कंकर पत्थर या मिट्टी बहा के लेके आई थी उसको कहीं ना कहीं तो बिछाएगी, और बिछा देगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हिमनद हिमोड। क्या कहेंगे हम उसको? हिमनद हिमोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पवन के कार्य।
क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? मुझे पता आपने रेगिस्तान देखा होगा, हमारे राजस्थान एरिया में आप गए भी होंगे। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। यानी कि ये देखिए बालू के टिब्बे आप देख रहे होंगे आसानी से, बालू के टिब्बे, ये देखिए बालू के टिब्बे, ठीक है। मैं आपको डायग्राम द्वारा भी बता देता हूँ बालू के टिब्बे कैसे होते हैं। ये देखिए ऐसे बालू के टिब्बे राजस्थान में आपने देखे होंगे, मुझे पता आप सभी बच्चों ने देख रखे होंगे ऐसे, ठीक है। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। यानी कि मैंने बताया था जो नदियाँ जो पवनें होती हैं वो क्या करती हैं, अपरदन करती हैं। मान लो यहाँ पे टिब्बा था, इसका क्या किया, ये टकराती रही, पवन अपने साथ उड़ा ले गई और यहाँ पे इसको निक्षेपण कर दिया। यानी कि अपरदन यहाँ हुआ और निक्षेपण कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। यानी कि मैंने बताया था कोई भी चट्टान है, ऐसे कठोर चट्टान है, या तो सूर्य के कारण वो क्या हो गई, लगातार क्या हो गई, सूर्य के कारण जैसे टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ा तो वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ा तो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई समय अंतराल के बाद। यानी इंसान जब समय के साथ बूढ़ा हो जाता है उसी प्रकार चट्टान भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। या फिर क्या होती है, पवने क्या करती है, ऐसे इस तरह से पवने आती हैं, देखो पवने ऐसे टकराएंगी तो इसका कटाव करके इसको इतना पतला बना देती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो ये क्या हो जाता है, एक छतरी का आकार का बन जाता है। ये देखिए ये जो हिस्सा होता है इसका कट जाता है किसके द्वारा, अपरदन के द्वारा। जो अपक्षय होता है अपनी चट्टान, अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। तो इस प्रकार क्या होता है, इसका जो नीचे का जो पार्ट होता है इतना, ये पवन द्वारा कटता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये पतला होता चला जाता है, जिससे एक आपने छतरी देखी होगी, इस प्रकार की छतरी होती है जब आप बारिश के समय छाता लेके जाते हैं, तो उसी प्रकार इसकी आकृति बन जाती है, छत्रक की आकृति, जिसको हम क्या कहते हैं, छत्रक, ठीक है। पहले ये ऐसी थी चट्टान, बाद में यहाँ पे टकराई पवने, तो किस प्रकार बन गई ये, ऐसे इसकी आकृति हो गई। यानी कि कटेगी, टकराव होगा तो कंकर पत्थर अपने साथ बहा के लेके आते हैं पवने, तो टकराएंगे, वो कंकर पत्थर टकराएंगे तो कटाव तो करेंगे, इस हिस्से का कटाव करते चले जाएंगे और उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, छत्रक। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं। यानी कि मैंने बताया यानी कि पवन का जो ज़्यादातर भाव होता है वो नीचे की ओर होता है और कंकर पत्थर भी ज़्यादा ऊंचाई की तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ ही रह जाते हैं। इसलिए नीचे का जो पार्ट मैंने बताया उसका अपरदन होता है। इसलिए ऐसे सेल के आधार पर संकीर्ण व शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। यानी कि पवनें क्या करती हैं, कंकर पत्थर को अपने साथ उठा लेती हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर रेत के जो कण हैं, और कहीं और ले जाकर उनको क्या कर देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। यानी कि जहाँ पे नदियों का बहाव कम हुआ तो वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जो भी अवसाद थी वो जमा हो गई, आपको पता है। इसी प्रकार पवन मान लो ये अपने साथ उड़ा के ले जा रही है, ठीक है, कंकर पत्थर, इसका बहाव कम हो गया तो ये यहाँ पे धीरे 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 नीचे की ओर इनको गिराना स्टार्ट कर देगी और एक टिब्बा सा बना देते हैं, या कोई भी एक लेयर, जैसे मान लो इतनी लेयर थी इसका लेवल इतना हो जाता है। यानी कि रेत लगा लो उसका, या कंकर पत्थर थी उसको डिपॉजिट कर देती है वहाँ पे, ठीक है। फिर आता है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। इसको जो ये रेत लेके आई थी इसको क्या कहते हैं, बालू टिब्बा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लेके आ रही थी, यहाँ पे इसको निक्षेपित कर दिया, ठीक है, यहाँ गति कम हो गई इसकी पवन की, यहाँ पे निक्षेपित कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बालू टिब्बा। यानी कि रेत से बना हुआ जो टिब्बा बन जाता है एक बालू टिब्बा, ठीक है। जब बालू कण महीम एवं हल्के होते हैं, यानी कि जब ये बालू के जो कण होते हैं महीम यानी कि छोटे छोटे और हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती हैं। यानी कि अगर भारी होते हैं वो तो चलो वहाँ पे डिपॉजिट हो गए, लेकिन और भी हल्के होते हैं उनको थोड़ी सी गति अपने साथ और आगे बहती है हल्की गति के साथ, तो वहाँ पे भी उसको बहा के लेके चली जाती हैं। जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती से, तो इसे लोएस कहते हैं। यानी कि क्या हो जाते हैं, ये विस्तृत क्षेत्र में, जैसे मान लो लेयर है तो विस्तृत क्षेत्र में ऐसे डिपॉजिट होते चले गए जो कण थे वो, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोएस, ठीक है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। चाइना जो हमारा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, चाइना जो है इंडिया के नॉर्थ में जो पड़ता है, टच होता हुआ एक देश है, तो वहाँ पे क्या है, विशाल लोएस मिलते हैं हमें, ठीक है। ये इस प्रकार क्या बन जाएंगे, टिब्बे बन जाते हैं। इस प्रकार टिब्बे बनेंगे जहाँ पे इसकी गति धीमी होती है, तो अपने साथ जो भी पवन लेके आई, जो भी कंकर पत्थर महीम कण, उनको डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उसकी गति क्या होती है, लगातार आगे और भी चल चल दी जाती थोड़ी सी, तो महीम कण छोटे कण रह जाते हैं, उसको इस तरह डिपॉजिट करती है। यानी कि वो एक टिब्बे के आकार का ना होकर एक समतल सा हो जाता है एक तरह से, ठीक है।
एक मतलब मान लो ये लेयर इतनी थी, ये थोड़ी सी ऊंची हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे, लोएस। ठीक है, यानी कि विस्तृत क्षेत्र में फैला देती है उसको। टिब्बा होता है एक छोटे एरिया में फैल जाता है, लेकिन जो बालूकण हो विस्तृत यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, जिसको हम लोएस कहते हैं। ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल चौहान कादमा को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।